क्या हिमाचल उपचुनाव कृषि कानूनों और महंगाई के इर्द गिर्द केंद्रित हो पाएंगे? सेब बागवानों के बाद गेहूं और धान उत्पादक भी आए दिन कृषि कानूनों की चपेट में आ रहे हैं। पांवटा साहिब से लेकर फतेहपुर तक खरीद केंद्रों की व्यवस्था न होने से किसानों में काफी रोष है। विदेशी नस्ल की सस्ती बकरियां देने की योजना पर भी ग्रहण लगने के आसार प्रदेश में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। प्रदेश में हो रहे उपचुनावों का असर आने वाली राजनीति पर पड़ेगा और इससे हर दल प्रभावित होगा, ये तय है। ऐसा इसीलिए होगा कि ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहे हैं जब महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है। ऐसा क्यों है, इसके कारणों को लेकर शायद ज्यादा नेता भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन चुनाव घोषित होने के बाद और उसके बीच भी महंगाई पर सरकार रोक ना लगा सके तो स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ सकती है। स्वाभाविक है कि जब सरकार को बेड बैंक बनाने की विवशता हो गई है तो संकेत और संदेश साफ है कि बैंकिंग व्यवस्था कभी भी दम तोड़ सकती है। लोगों के जमा पर लगातार ब्याज कम हो रहा है। जीरो बैलेंस के नाम पर खुले खातों में न्यूनतम बैलेंस डाकघर में 500 और बैंक में 1000 रुपए की शर्त बहुत अरसे से लागू हो चुकी है। इस न्यूनतम बैलेंस का खाता धारक को कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। बैंकों का एनपीए इतना अधिक हो चुका है कि यदि सारे जमाकर्ता अपना पैसा एक मुश्त वापस मांग लें तो शायद बैंक ना दे पाए। ये एक ऐसी स्थिति है जिसका हर आदमी पर प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो इस बारे में सचेत हो या फिर ना हो। आर्थिकी के इस प्रत्यक्ष पक्ष से भले ही आम आदमी ज्यादा जानकार ना हो, लेकिन इसके प्रभाव का सीधा भुक्तभोगी होने के कारण उस पर इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है या फिर नहीं। इस समय कृषि कानूनों की प्रतिक्रिया से उभरे किसान आंदोलन से हर आदमी प्रभावित है, क्योंकि आज भी 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित है और शेष अप्रत्यक्ष प्रभावित है। हिमाचल में कृषि कानूनों का पहला दंश उस समय सामने आ गया जब अदानी के एग्रोफ्रेश के एक फैसले से 5000 करोड़ का सेब का कारोबार एकदम दहल गया। अदानी के एक फैसले से सेब उत्पादक से लेकर इसके कारोबारी तक सबने विरोध के स्वर ऊंचे कर दिए थे। मुख्यमंत्री और बागवानी मंत्री तक को अन्य व्यवहारिक बयान देने पड़े। सेब के बाद धान और गेहूं के उत्पादक किसान पांवटा साहिब से लेकर फतेहपुर तक अब उपचुनाव के दौरान इन कानूनों के दंश का शिकार हुए हैं, क्योंकि खरीद केंद्रों की व्यवस्था जयराम सरकार नहीं कर पाई। खरीद केंद्र ना होने को लेकर तो फतेहपुर के किसानों ने वहां के भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर का घेराव करके उन्हें चुनाव प्रचार के लिए गांव में तक नहीं आने दिया। वहीं से बलदेव ठाकुर को कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर और नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग से फोन पर बात करनी पड़ी, लेकिन इसका कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकल पाया। खरीद केंद्र की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई। आज भी पांवटा साहिब से लेकर फतेहपुर तक ये समस्या यथास्थिति बनी हुई है। इसीलिए जो किसान इन कानूनों का दंश व्यावहारिक रूप से भोग रहा है, वो सरकार को समर्थन देने का कैसे फैसला ले पाएगा? जो सरकार 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती आई है, उसके कृषि मंत्री अपने चुनाव क्षेत्रों में ही बागवानों को 2020 की सब्सिडी का आज तक भुगतान नहीं कर पाई। उसके दावों पर कोई कैसे और क्यों विश्वास कर पाएगा? यही नहीं, जिन किसानों को उत्तम विदेशी नस्ल की भेड़ बकरियां सस्ते दामों पर देने का दावा किया गया था और इसके लिए उनका हिस्सा भी ले लिया गया था, उसके मुताबिक ये बकरियां सरकार नहीं दे पाई है। इस योजना के तहत कृषि मंत्री विदेश यात्रा पर भी गए थे, लेकिन आज शायद ये योजना बदलनी पड़ रही है। इस परिदृश्य में हो रहे इन उपचुनावों में जनता सरकार की किस उपलब्धि के लिए उसे अपना समर्थन देगी, ये इस समय का बड़ा सवाल बना हुआ है। आज भाजपा के हर प्रत्याशी के लिए कृषि कानूनों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने की बाध्यता आ खड़ी हुई है, क्योंकि हिमाचल तो 90% जनता कृषि और बागवानी पर आश्रित है। ये उपचुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कानूनों पर एक प्रकार से फतवे का काम करेंगे। इसीलिए किसान आंदोलन के नेता भी इन पर जनता को जागरूक करने के लिए चुनाव प्रचार में अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं।
किसान नेताओं के आने से इस चुनाव के कृषि कानूनों पर केंद्रित होने की पूरी संभावनाएं भी बन गई हैं।